एक लंबे समय पहले रत्नापुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में सुरेश और ललिता नामक पति पत्नी एक बड़े घर में रहते थे। सुरेश बहुत ही अमीर और नेक इंसान था, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची थी। वो सुरेश को हमेशा खेती करने के लिए कहती थी। इसी कारण वो हर साल खेती करता था। सुनिए, आप इस साल हमारे खेत के साथ ही मेरे माँ के खेत में भी फसल उगाएंगे, तब हमें दुगना पैसा मिलेगा और दुगना लाभ भी होगा। हमारे खेत में फसल उगाना काफी है ना, अब उसके माँ के भी खेत में उगाने की क्या जरूरत है? हमेशा कुछ ना कुछ कहती है। ठीक है ललिता, ये कह के वहां से चले जाता है। इस बार अगर मेरे पति मेरे माँ के खेत में भी फसल उगाएंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, ऐसे ही वो हमेशा पैसों के बारे में सोचती रहती थी और अपने पति को भी ज्यादा ध्यान ही नहीं देती थी। कुछ दिन बाद सुरेश के फसल उगाने पर 500 अनाज के बोरी आते हैं और सुरेश उस सारे अनाज को घर के एक बड़े कमरे में लगवाता है। ललिता, ललिता। हाँ जी, आई। ललिता, इस साल फसल उगाने पर हमें 500 अनाज के बोरी मिले हैं। उसे बेचकर वो सारा पैसा मैं आके तुम्हें दे दूंगा। हाँ ठीक है जी। कल सुबह अनाज को बेचकर बहुत पैसा आएगा। उन्हें निवेश के लिए रखेंगे तो अगले साल और पैसे आएंगे। हाँ, इन्हीं ख्यालों में खोए वो उस रात नहीं सो पाती है और ऐसे ही अचानक मर भी जाती है। उसकी बीवी का यूं ऐसे अचानक मर जाना सुरेश सह नहीं पाता है और बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं और उसके बीवी के मौत के बाद वो उन अनाज को बेचने के बारे में भूल जाता है। ललिता लालची होने के कारण मरने के बाद भी भूत बन के अनाज रखे हुए उस कमरे की ओर जाती है। अरे ये क्या, मेरे पति ने अब तक इस अनाज को नहीं बेचा। सबसे पहले मेरे पति से इनको बिकवा के पैसे लेना होगा मुझे। ये सोचकर उसके पति के पास जाती है। उस घर में नौकर ललिता को घर में आते हुए देख पूछता है, जी आप कौन है? किसी को पूछे बगैर ही अंदर चली आ रही है। नौकर की इन बातों को सुनकर वो पीछे मुड़ती है। मेरे ही घर में काम करते हुए मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? ऐसे गुस्से से कहती है। हाय भगवान, ये तो भूत है, भूत भूत! ऐसे जोर से चिल्लाते हुए डर से बाहर की ओर भागते रहता है। हाँ, ये पागल हो गया है। मुझे देख भूत कह रहा है और डर से भाग भी गया। मुझे ये बात अपने पति को बताना होगा और इसे काम से निकलवाना होगा। और ये सोचते हुए वो उसके कमरे में जाती है। नौकर को जोर से चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागना सुरेश देख उसे रोकता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने घर में एक भूत को देखा साहब। क्या? मेरे घर में भूत? जी साहब, मैंने सच में उसे देखा है। ठीक है, अगर तुमने सच में देखा है तो उसे घर में रहना होगा ना। चलो देखते हैं। ऐसे दोनों मिलकर घर के अंदर जाते हैं। देखा तुमने, कोई नहीं है यहाँ। ये सब तुम्हारा वहम है। जाओ, जाके काम करो। और ये कह के वो उसके कमरे में जाता है। यही तो देखा था मैंने उस भूत को, इतने में कहाँ गई? ऐसे सोचते हुए वो नौकर भी उसके काम पे लग जाता है। सुरेश उसके कमरे में जाके उसके बीवी के बारे में सोचते हुए दुखी रहता है। हमेशा पैसों के ही बारे में सोचते हुए मुझे डांटती थी, फिर भी जब वो इस घर में थी तो इस घर का रौनक ही कुछ और था। ऐसे अपने आप में सोचता है। अरे आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। हाँ, किसने बात किया अभी? ये तो मेरे बीवी का आवाज है। उसी के बारे में सोच रहा था ना, इसीलिए ऐसा लगा होगा। आपने उस कमरे में रखे अनाज को बेचा नहीं अब तक। आज ही उसे बेच के पैसे लाइए। बातें सुनाई देने पर वो मुड़ के देखता है और वहां एक भूत को देख, भूत भूत बचाओ! ऐसे वो जोर से आंखें बंद करके चिल्लाता है।
हाँ, क्यों सभी मुझे देखते ही ऐसे डर के चिल्ला रहे हैं और मुझे भूत कह रहे हैं? मुझे जानना ही होगा। ये कह के वहां से चली जाती है। सुरेश जब आंखें खोलता है तो वहां कोई ना होने पर वो चौंक जाता है। यही तो मैंने एक भूत को देखा, कहाँ गई होगी? शायद ये सब मेरा वहम है। उस नौकर की बातें सुनकर अब मुझे भी ऐसे लगने लगा है। सुरेश उसको दिखे हुए भूत के बारे में सोचता है। न जाने सभी मुझे देख ऐसे क्यों डर रहे हैं, जैसे मानो कोई भूत देखा है। अपने आप को एक बार आईने में देखना होगा। और उसके बाद वो अपने आप को देखने एक आईना के सामने जाती है और डर जाती है। ये क्या? मैं भूत जैसे ही दिख रही हूँ। मतलब मैं मर के भूत बन गई क्या? इतने में सुरेश उसके पत्नी के फोटो के पास जाकर देखते रहता है। मेरी पत्नी का ऐसे अचानक मर जाना मैं बस सह नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सोच के दुखी होता है। ये सब भूत के रूप में बदले उसकी पत्नी देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मर गई। इसीलिए सभी मुझे देख के डर रहे थे। कम से कम मेरे पति ने मुझे नहीं पहचाना। ये सब उसके पति की बातें सुनकर सोचती है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे मर जाऊंगी। मेरे पति को बताए बिना छिपाया हुआ सोना पूरा उनको देना होगा। लेकिन मेरे पति तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। ऐसे सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैंने जो गहने बनवाए हैं उनको पहन के उनके पास जाऊंगी, तब वो मुझे जरूर पहचानेंगे, क्योंकि उन गहनों के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है और किसी को नहीं पता। और उसके सोच के अनुसार ही वो उन गहनों को पहन के उसके पति के पास जाती है। सुरेश को वो डरावना भूत वापस दिखने पर वो दंग रह जाता है। भूत, भूत, मुझे बचाओ! ऐसे जोर से चिल्लाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। रुकिए, डरिए मत, मैं हूं आपकी पत्नी ललिता। उसकी पत्नी का नाम सुनते ही वो रुक जाता है। क्या तुम मेरी बीवी ललिता हो? जी हाँ, आप ही देखिए ना, इन गहनों के बारे में आपके और मेरे सिवा और किसी को नहीं पता है। इनको मैंने इसीलिए पहना ताकि आप मुझे पहचान पाए। हाँ, इन गहनों के बारे में तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। ऐसे उसकी पत्नी को देख दुखी होता है। आप ऐसे दुखी मत हो जाइए, मुझे माफ कीजिए। जब मैं जिंदा थी तो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचती थी और आप पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर में मैं पैसों के बारे में सोचते ही मर भी गए। मैंने आपको बहुत सताया और अब आप मेरे मौत के बाद भी दुखी ही है। मैं जब जिंदा थी तो आपको बताए बगैर मैंने पैसे छिपा के रखे हैं और कुछ सोना भी खरीदा है। ये कहते हुए उसके पति को वो सब दे देती है। जब जिंदा थी तो जो था उससे मैं कभी संतुष्ट नहीं थी और मेरे लालच से आपको मैंने बहुत दुख पहुंचाया और ये सब जो मैंने छिपाया वो मेरे कोई काम नहीं आया। इसीलिए कम से कम आप इससे आपका मनपसंद चीज खरीदिए और खुश रहिए। ये कह के वो भूत वहां से गायब हो जाती है। तब से सुरेश उसके धन से गरीब और चहीदे लोगों का मदद करते हुए खुशी से उसका जीवन बिताता है। एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में रंजित और रवली नामक पति पत्नी रहते थे। रंजित बैलगाड़ी में लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक लेके जाता था। उस गांव से दूसरे गांव के रास्ते के बीच में एक घनी जंगल था। ये जान के भी कि उस जंगल के माध्यम से दूसरे गांव तक आसान रास्ता है, कोई उसका उपयोग नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में भूत था। इसीलिए रंजित ग्राहकों को लंबे रास्ते से ही दूसरे गांव को लेके जाता था। एक दिन रात को रंजित दो ग्राहकों को पड़ोसी गांव में छोड़ने बैलगाड़ी में निकलता है। इसीलिए वो घर जल्दी जाने के लिए सोचता है। बहुत देर हो गया है, कुछ भी करके घर जल्दी पहुंच जाना चाहिए। सभी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ एक भूत है, और अगर सच में वहाँ भूत है भी
तो मुझे कोई डर नहीं। अब मुझे घर जल्दी पहुंचना है तो वहीं से जाना बेहतर है। ऐसे फैसला करके अपनी बैलगाड़ी पे जंगल के रास्ते की ओर निकलता है। सभी इस रास्ते से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ एक भूत है। कहाँ है भूत? बस थोड़ी ही देर में मैं गांव भी पहुंच जाऊंगा। ये सब उनका वहम है, भूत नहीं, कुछ नहीं। जब वो ऐसे सोचते हुए चलता है तो बीच रास्ते में अचानक एक डरावना भूत को देख अपनी गाड़ी रोकता है। हा हा हा, बड़े दिनों बाद एक मनुष्य अकेले मुझे इस जंगल में मिला है। ये सोचकर उसके पास जाती है। कृपया मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। अगर मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगी तो मैं गांव जा पाऊंगी और जो चीज चाहे कर पाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो मत। डर के मारे ही कोई भी मनुष्य इस जंगल के तरफ ही नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद तुम आए हो। अगर मैं तुम्हें भी कुछ करूंगी तो वापस मुझे कोई और मनुष्य का इसी जंगल में इंतजार करना होगा। ये कह के वो भूत उसके मांत्रिक शक्ति से रंजित को बंदी करके वो रंजित के रूप में बदल जाती है। सुबह होते ही रंजित के रूप में मौजूद भूत बैलगाड़ी लेके गांव की ओर बढ़ती है। गांव में रंजित को सभी जानते थे। उस गांव में दो लोग पड़ोसी गांव जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। रंजित को देख वो उसके पास जाते हैं। ए रंजित, हमें पड़ोसी गांव जाना है, लेके जाओगे? आइए, गाड़ी में बैठिए, लेके जाऊंगा। ऐसे कहने पर दोनों आदमी उसके बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। रंजित गाड़ी को चलाते हुए जंगल की ओर मोड़ता है। गाड़ी में बैठे दोनों आदमी गाड़ी का उस तरफ मोड़ना देखते हैं। इस जंगल के रास्ते से दूसरे गांव को जाने से सभी डर से मना करते हैं ना, तो तुम क्यों इस तरफ से लेके जा रहे हो? सभी का मानना है कि इस रास्ते में भूत है और इसीलिए यहाँ से नहीं जाते हैं, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं है और इस रास्ते से हम पड़ोसी गांव जल्दी पहुंच सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरफ लाया हूँ। ऐसे उसके कहने पर वो दो लोग भी चुप रहते हैं। जाते जाते अचानक रंजित बीच रास्ते में बैलगाड़ी को रोक देता है। रंजित, गाड़ी को यहाँ क्यों रोका तुमने? रंजित उनके सवाल का जवाब दिए बिना चुप रहता है। रंजित, क्या हुआ तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उनके ऐसे कहने पर रंजित जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे डर लग रहा है। रंजित, तुम क्यों हंस रहे हो? तब रंजित एक ही बार में भूत के रूप में बदल जाता है। उसे ऐसे रूप बदलते देख वो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बाप रे, भूत भूत, कोई बचाओ बचाओ। तब वो भूत उन दोनों को भी बंदी कर देती है और उन्हें वहां से गायब कर देती है। ऐसे वो भूत रंजित के रूप में बदलकर हर रोज बैलगाड़ी को चलाते हुए पड़ोसी गांव को जाने वाले बहुत सारे ग्राहकों को गायब कर देती है। एक दिन जब रंजित हमेशा की तरह जंगल के रास्ते में कुछ ग्राहकों को गायब करता है तो उसके गांव का रघु नामक एक आदमी उसे देख लेता है। ये क्या? रघु उसके बैलगाड़ी को जंगल के बीच ला के रोका है। ऐसे सोचते ही रहता है जब रंजित को अचानक भूत के रूप में बदलकर उसके ग्राहकों को गायब कर देना देखता है। तुरंत वो उसके गांव जाकर रंजित के पत्नी को और बाकी गांव वालों को सब कुछ बताता है। क्या? मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ कि मेरा पति घर नहीं लौटा है और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे देखा है। खुद मेरे आंखों से देखा है मैंने तुम्हारे पति को भूत में बदलते हुए। उस भूत के ही कारण मेरा पति घर नहीं लौटा है। कुछ भी करके मुझे अपने पति को बचाना होगा। हमारे गांव में ऋषि है ना, चलो सभी उनके पास जाकर सब कुछ बताते हैं। हाँ चलो सभी। ऐसे सभी उस ऋषि के पास जाते हैं और जो कुछ भी रघु ने देखा उस ऋषि को बताते हैं। तब वो ऋषि उनकी शक्तियों का उपयोग करके
जान पाते हैं कि भूत ने रंजित को अपने वश करके उसका रूप ले लिया है और उस भूत को उनके वश में करते हैं। ये देख गांव वाले सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस भूत का एक पेड़ के रूप में बदलने पर उसके द्वारा कैद किए सारे लोग विमुक्त हो जाते हैं। उस भूत से पीड़ित सारे लोग विमुक्त होके वापस गांव आने पे सभी खुश होते हैं और ऋषि के आभारी होते हैं। तब से सारे गांव वाले उस जंगल के रास्ते से ही पड़ोसी गांव को जाते हुए खुश रहते हैं। एक लंबे समय पहले हेमंतपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रवि, रघु और रामू नामक 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा सारे काम साथ में ही करते थे। वो लोग पड़ोस के गांव को जाके चावल का व्यापार करते थे। एक दिन उन तीनों को चावल बेच के आने में देर हो जाती है। पड़ोस के गांव से उनका गांव दूर है। तीनों इसीलिए रात में बातें करते हुए अपने गांव की ओर चलते रहते हैं। रास्ते में एक सुनसान प्रदेश में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं रहता है। ये रोशनी में परछाई किसका होगा? पता नहीं, आज वैसे ही बहुत देर हो चुका है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे, क्यों डर रहे हो? हम हर रोज इसी रास्ते से ही तो आते हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ कौन है। ऐसे बोलने पर तीनों मिलके उस परछाई के दिखे हुए जगह पर जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उनको अजीब आवाजें सुनाई देने पर घबरा के रुक जाते हैं। अचानक ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, मुझे डर लग रहा है। वहाँ जो भी है, हमें क्यों, यहाँ से चलते हैं ना। तो वहाँ कौन है ये देखे बिना ही निकल जाएं? हाँ भाई, रवि सही कह रहा है, चलो। ऐसे डर के मारे तीनों जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चावल को बेचने पड़ोसी गांव के लिए निकलते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो रात में जहाँ परछाई दिखाई दिया, वहाँ कोई ना होते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, यही तो हमने एक परछाई देखा था। हाँ, पर अब तो यहाँ कोई नहीं है। ये कौन सा जादू है? देर होने के कारण तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन भी उन्हें काम करते वक्त समय लग जाने के कारण रात के समय में अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में फिर से एक परछाई दिखने पर रुक जाते हैं। सुबह तो कोई नहीं दिखा, मगर रात में तो रोशनी में परछाई दिख रही है। हाँ यार, हमें पता लगाना ही होगा कि वहाँ कौन है। हाँ, चलो पता लगाते हैं। ऐसे तीनों मिलकर परछाई दिखे जगह को जाकर दूर से रुककर देखते हैं। वहाँ दिखने में भयानक एक भूत को बैठे देख दंग रह जाते हैं। बाप रे, भूत! उस भूत के सामने एक डिब्बा है, उसमें तो सोना भरा हुआ है। अगर हम उस डिब्बे को आजमाएं तो खुशी से जीवन बिता सकते हैं। हाँ यार, मगर उस डिब्बे के सामने भूत है ना, सोना कैसे ला पाएंगे? अगर सोचो तो हर मुश्किल का एक हल निकाल सकते हैं। ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। वो सोना लेने के लिए हम भला क्या कर सकते हैं? ऐसे सोचते ही रहेंगे तो सुबह हो जाएगा। पहले उस भूत के पास जाएंगे तो शायद एक तरकीब निकलेगा और सोना भी हमारा हो जाएगा। यही रहेंगे तो समय बीत जाएगा। पहले उस भूत के पास जाते हैं, चलो। बाप रे, भूत के पास मैं नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी डर लगता है, मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले जाऊंगा। ऐसे जाते रहता है। जब रामू, रुको, हम तीनों हमेशा हर काम साथ में ही करते हैं, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। ऐसे कह के तीनों मिलके उस डरावने भूत की ओर बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम व्यापार से वापस लौट रहे थे तो हमें यहाँ एक रोशनी दिखी। ये सोना किसका है? तुम क्यों सिर्फ रात में दिख रहे हो? मेरे पास और भी ज्यादा सोना है,
अगर मैं जो बोलूंगी तुम करोगे तो मेरे पास का सारा सोना तुम्हें दे दूंगी मैं। अगर हमें काम सही लगा तो ही करेंगे, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर एक जंगल है। उस जंगल के सबसे बड़े पेड़ के तने में एक अजीब वस्त्र दिखेगा। वो मुझे कल रात इसी समय तक पहुंचा दो बस। मैं तुम्हें जितना सोना चाहिए दे दूंगी। वो वस्त्र तुम ही क्यों नहीं ले सकती हो? समय आने पर मैं सब समझा दूंगी। मेरा काम करोगे कि नहीं तुम लोग? ठीक है, तुम्हारे बात के अनुसार हम वो वस्त्र लेके आएंगे। ऐसे कह के वहां से घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। उस जंगल में सबसे बड़े पेड़ को ढूंढ के उसके तने में अजीब वस्त्र लेके रात के समय में उस भूत को पहुंचा देते हैं। उस अजीब वस्त्र को छूते ही वो भूत एक देवता बन जाती है। उस भूत को एक देवता के रूप में बदलते हुए देख तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ साल पहले एक साधु की श्राप की वजह से मैं सिर्फ रात में दिखने वाली एक भूत बन गई हूँ। मेरा डरावना रूप भला देख के ना ही आए, कम से कम मेरे सामने रखे सोना देख कोई तो आएगा। ऐसे सोच के मैंने अपने सामने इतना सोना रखा और इतने समय बाद अब तुम लोग आए और तुम्हारे ही वजह से मैं मेरे असली रूप को वापस पा सकी हूँ। तुमको जितना सोना चाहिए ले सकते हो। ऐसे वो देवता उनकी शक्ति के सहारे उन तीनों के सामने 3 पेटियों को प्रत्यक्ष करके वहां से चली जाती है। जब वो तीनों उन पेटियों को खोलते हैं तो बहुत सारा सोना देख खुश हो जाते हैं। तब तीनों उन 3 पेटियों को घर ले जाते हैं और आए हुए सोने से खुशी खुशी जीते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में प्रेमा नामक भूत रहती थी। वो हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। एक दिन जब प्रेमा घूम रही थी, उसे एक साधु नीचे पड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रेमा जब साधु के पास जाकर देखती है तो वो होश में नहीं होते हैं। तब वो भूत पानी लेके आकर उन्हें पिला के उठाती है। जब साधु देखते हैं कि एक भूत ने उनकी सहायता की तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भूत होने के बावजूद तुमने मेरी सहायता की है, उसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा। क्या मांगू? मेरी मनपसंद खाना खाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए आपसे ज्यादा शक्ति का वरदान मांगूंगी तो ठीक रहेगा। ऐसे सोचती है। मैं जो जब चाहूं वो हो जाना चाहिए और अब जो मेरे पास है उससे कई ज्यादा शक्ति मेरे पास आना चाहिए। ऐसा वरदान दे सकोगे आप? ये भूत दिखने में नेक और ईमानदार लग रही है। अगर मैं इसे वरदान दूंगा भी तो वो उसके साथ किसी और को हानि नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अब से तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति होगी। ये कहकर वहां से चले जाते हैं। उसे उसके चाहिए वरदान मिलने पर वो बहुत खुश होती है। अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं क्या मांगू? ये सोच में पड़ जाती है। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। सबसे पहले मुझे अपनी मनपसंद खाना मांगना होगा। और ऐसे वो भूत उसके सारे मनपसंद खाना मांगती है और तुरंत उसके सामने वो सारा खाना प्रकट होता है। उसका मनपसंद खाना देख वो बहुत खुश होती है। पेट भर खा लिया है मैंने आज, अब नींद आ रहा है। और ऐसे सो जाती है। जब वो भूत शाम को उठ के एक पेड़ पे बैठ के इधर उधर देखती है तो कुछ दूर में उसे एक आदमी उस पेड़ की तरफ आते दिखता है। कोई इस तरफ आ रहा है। अपने वरदान का इस्तेमाल करके उसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी। ही ही ही। इस पेड़ के नीचे अब सोना प्रकट होना चाहिए। ऐसे मांगते ही उस पेड़ के नीचे सोना प्रकट होता है।
और जब वो आदमी उस पेड़ से गुजर रहा था, उसे कुछ चमकते हुए नजर आने पर उस पेड़ के पास जाता है। हाँ, क्या सच में ये सोना है? पर इतना सोना इस पेड़ के नीचे कैसे आया? ये सोचकर उस सोने को देख बहुत खुश हो जाता है। लगता है इन मनुष्यों को सोने का बहुत शौक है, इसीलिए सोना देखते ही इधर आ गया। और खुश भी है। क्या सिर्फ ये आदमी ऐसा है कि सारे मनुष्य ऐसे ही हैं? इसके ही तरह क्या सोना देखते ही मेरे पास आ जाएंगे? ये जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? उस आदमी को देखते हुए ये सब सोचते रहती है। सोने को अब गायब हो जाना चाहिए। और तुरंत सोना वहां से गायब हो जाता है। अरे, सोना कहाँ गया? ऐसे इधर उधर देखता है जब अचानक भूत उसके सामने प्रकट होती है। उसके सामने एक भयानक भूत को देख वो दंग रह जाता है। सोने के लिए ढूंढ रहे हो? बाप रे, भूत भूत! ऐसे चिल्लाते हुए भागने लगता है जब वो भूत उसे कैद कर देती है। ऐसे वो भूत तब से जो कोई उस रास्ते से गुजरता है उसे सोने का लालच दिखा के उन्हें कैद करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों में गांव के सारे लोग सोने लेने के लिए उस तरफ जाते हैं और उस भूत के कैदी बन जाते हैं और आखिरकार गांव में कोई नहीं रहता है। और ऐसे ही एक दिन वो साधु उस गांव के अंदर जाते हैं, पर गांव को सारा खाली देख वो दंग रह जाते हैं। ये कौन सा माया है? कोई भी नहीं दिख रहा। जब इससे पहले मैं आया तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, कहाँ गए सब? ऐसे सोचते हुए वो भी उस पेड़ की ओर चलते हैं। उस साधु को भूत नहीं पहचान पाती है क्योंकि वो उन्हें दूर से देखती है और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे सोना प्रकट करती है। जब साधु को कुछ चमकते हुए नजर आता है तो वो भी उसी तरफ जाते हैं। इतना सोना यहाँ कैसे आया? किसी ने इसे यहाँ रखा? किसने इसे यहाँ रखा? ऐसे सोच में पड़ जाता है। वो भूत देखे बिना ही साधु को भी कोई और समझकर कैद कर देती है। वहां उन्हें उनके साथ उस गांव के सारे लोग दिख जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ कैसे आया? इतने में उस भूत को बातों की आवाज सुनाई देने पर वहां आती है। सबकी तरह तुम भी सोने के लिए मेरे पास आकर फंस गए। ऐसे कहती ही है कि साधु गांव वालों से बात करना रोक के पीछे मुड़ते हैं। उनके सामने उस भूत को देख आश्चर्यचकित होते हैं और भूत भी वरदान दिए हुए वो साधु को वहां देख आश्चर्यचकित होती है। अरे रे, आप! मैंने कोई और समझकर आपको कैद किया है, कृपया मुझे माफ कीजिए। तुमने सबको यहाँ क्यों कैद किया? ऐसे पूछने पर उन्हें सब कुछ बताती है। अधिक शक्ति पाने पर तुम्हें क्या घमंड आ गया कि तुम आते जाते गांव वालों को सोने का लालच दिखाकर उन्हें यहाँ कैद कर रही हो? मैंने तुम्हें वरदान देकर गलती किया है। ऐसे बहुत क्रोधित होते हैं। मुझे माफ कीजिए, अधिक शक्ति मिलने पर मैंने बिना सोचे समझे बस ये देखने की कोशिश किया कि सोने के लालच में कितने लोग मेरे पास आएंगे, इसीलिए ये सब हुआ। ऐसे कहती रहती है जब साधु उस वरदान को वापस ले लेते हैं और गांव वालों को भी छोड़ देते हैं। सोने के लालच में क्या हम सब कैदी हो गए? इसीलिए लालच किसी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। मैंने उस साधु के दिए हुए वरदान का सही इस्तेमाल नहीं किया और उल्टा उस वरदान को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। इसी कारण मैंने अपना वरदान खो दिया। ये तो होना ही था। ऐसे अपने गलती का उसे एहसास होता है। उस गांव के लोगों को भी उनकी गलती का एहसास होता है और उस भूत से छुटकारा पाने के लिए साधु का शुक्रिया अदा करके वहां से उनके गांव चले जाते हैं और खुशी से जीते हैं। एक लंबे समय पहले सिरिपुरम नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के अंत में एक गुफा था। उस गुफा में एक भूत रहती थी।
जो भी उस गुफा की ओर जाता था वो भूत उसे गायब कर देती थी। इसीलिए सभी उस गुफा की तरफ जाने से भी डर जाते थे। एक दिन उस गुफा की ओर जगन नामक एक तरबूज बेचने वाला जा रहा था। तब उसे ऐसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। वो रुक के इधर उधर देखता है, मगर किसी के ना दिखाई देने पर डरते हुए चलना शुरू करता है। इतने में उसके बंडी पे लगे सारे तरबूज गायब हो जाते हैं। चारों ओर भयानक आवाजें सुनाई देते हैं। हाँ, मेरे सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए? ऐसे डरते हुए इसके चारों ओर देखता है। मैंने ही तुम्हारे तरबूज गायब कर दिए। हा हा हा। ऐसे जोर से हंसते हुए वो भूत उसके सामने आती है। हाय भगवान, भूत भूत! ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है, मगर वो भूत उसे भी गायब कर देती है। उस आदमी का वापस गांव ना आने के कारण गांव वाले उस तरफ जाने से और भी डरने लगते हैं। इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जिसने भी ये बात सुनी है वो उस गांव को आना ही बंद कर देते हैं। इसी कारण उस गांव वाले गांव छोड़ के नहीं जाते थे और वही अपने सारे काम करते थे। एक दिन राजकुमार को शिकार करने के लिए घोड़े पे उसी तरफ से जाते हुए देख एक आदमी उन्हें रोकता है। भाई साहब, मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, लेकिन उस तरफ मत जाओ। कृपया मेरी बात मान के दूसरी दिशा से जाओ। अरे, मुझे इसी रास्ते से जाना है क्योंकि यही जंगल से पास होगा। जल्दी से जानवर का शिकार करके घर जा सकता हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो एक गुफा आएगा। उस गुफे में एक भूत है। आज तक उस गुफे की ओर गया एक भी आदमी वापस नहीं आया। ऐसे कहने के बावजूद राजकुमार उसकी बात नहीं सुनता है और उसी तरफ से जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे जब चारों ओर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस आदमी का बताया हुआ गुफा शायद यही है, लेकिन यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा है। ऐसे सोचते ही रहता है जब अचानक उसके घोड़े के सामने एक भूत होती है। उस भूत को अचानक देख राजकुमार रुक जाता है। भूत भूत! ऐसे चिल्लाते हुए घोड़े से उतर के भागने लगता है जब वो भूत उसे भी गायब कर देती है। राजकुमार के शिकार से कई दिन बाद भी लौट के ना आने पर राजा जी एक विज्ञापन सभी ग्रामों को भेजते हैं कि जो भी राजकुमार को ढूंढ के सही सलामत घर पहुंचा देगा उसे उनके जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा। ये जानकर साहस नामक एक आदमी राजकुमार को ढूंढने एक घोड़े पे निकलता है। उस आदमी के कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ी औरत को नीचे गिरे हुए देखता है। घोड़ा उतर के जब उनके पास जाता है तो उन्हें होश नहीं होता है। उसके पास के पानी से उनका मुंह धो के उन्हें उठाता है। सही समय में तुमने मुझे देखा है बेटा, और पानी भी पिलाया। कौन हो बेटा तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? माता, आपको तो पता ही होगा कि हमारे राजकुमार गुम हो गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ, तभी मैंने आपको यहाँ देखा। बेटा, अगर तुमको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो इसे पकड़ के तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसे उसे एक जादुई छड़ी देती है। उस जादुई छड़ी को लेके वो घोड़े पे बैठ के चले जाता है। जाते हुए साहस को एक आदमी रास्ते में रोकता है। उसे देख साहस भी रुकता है। बेटा, तुमसे पहले तुम्हारे ही तरह एक आदमी घोड़े पे शिकार करने इस तरफ आया था। मैंने उससे भी कहा कि उस तरफ एक गुफे में भूत है, पर वो फिर भी गया और अब लौट के नहीं आया। कम से कम तुम मेरी बात सुन लो, यहाँ से पीछे मुड़ के चले जाओ। हाँ,
शायद मेरे पहले राजकुमार ही उस तरफ से गए होंगे। मैं भी उसी तरफ जाऊंगा तो ही उन्हें ढूंढ पाऊंगा। बेटा, क्या सोच रहे हो? चले जाओ। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर मुझे ये समझ में आया कि आप मेरे भले के लिए ही ये सब कह रहे हैं। लेकिन जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो इसी तरफ जाने पर मिलेगा। ऐसे उस आदमी से कहकर गुफे की ओर बढ़ता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर भी वो निडर होके आगे बढ़ता है। साहस, साहस, ऐसे उसे किसी का पुकार सुनाई देता है। यहाँ के लोगों को मेरा नाम कैसे पता है? किसने मुझे बुलाया? इधर उधर देखता है पर कोई नहीं दिखता है, मगर पास में एक गुफा दिखता है उसे। किसी ने तो मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। शायद उसी गुफा में एक भूत रह रही है। ऐसे सोचता है जब वो एक परछाई को देख के पीछे मुड़ता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों हो? मैं कौन हूँ? ये कह के वो भूत उसके पास बढ़ती है। दिखने में भयानक रहने पर साहस उस भूत को देख डर जाता है और कांपने लगता है। इतने में साहस को उस बूढ़ी औरत का दिया हुआ जादुई छड़ी याद आता है और तुरंत उसे अपने हाथ में पकड़ता है। इस भूत को यहाँ से दूर कोई भी मनुष्य ना रहने के जगह चले जाना चाहिए। ऐसे मांगते ही तुरंत वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है और उसके ही साथ उस भूत द्वारा गायब किए हुए सारे लोग वापस आ जाते हैं। उसमें राजकुमार को भी मौजूद देख साहस बहुत खुश होता है। साहस राजकुमार को राजा जी के हवाले करता है और जो कुछ भी हुआ उन्हें समझाता है। ऐसे राजा जी के विज्ञापन के अनुसार उनकी जायदाद में आधा हिस्सा साहस के नाम कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस भूत को दूर भिजाने के कारण उस गांव वाले भी बहुत खुश होके साहस का अभिनंदन करते हैं। तब से साहस खुशी खुशी जीता है। उस गुफे का भूत अब ना रहने पर उस गांव के लोग भी अड़ोस पड़ोस के गांव जाते हुए अपने काम करते हैं और खुशी से जीते हैं।